नमस्कार सभी सुनने वालों को। मैं आपका होस्ट दोस्त शरद त्रिपाठी और हमारा प्रोग्राम है मन की आंखों से, जिसे आप सुनते हैं हर शनिवार रात 8 बजे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन और हम आपको इस बार फिर से लाए हैं एक नए मोहल्ले में, एक नई गली में, एक नई सड़क पर। हो सकता है कि गली कच्ची हो, पक्की हो, चौड़ी हो, सकरी हो, लेकिन इस बार हम आपको लाए हैं घोसी मोहल्ले में, बड़ी गली में। और शासन प्रशासन बहुत आसपास में ही है, कोर्ट के पीछे, तहसील के पास, नगर पालिका के आगे। चलिए हम इस दाएं बाएं करते हुए उठते बैठते हम यहाँ तक पहुँच ही गए और हमारे साथ हैं आज नई पहचान, नई आवाज़। सुनिए और पहचानिएगा। मुझे लगता है बहुत सारे नेत्रहीन साथी शायद पहचान जाएं। हमारे साथ हैं साबिर मोहम्मद। साबिर के परिवार के बीच हैं हम और इनके घर के एक कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं और जिसमें हमारे साथ हैं उनके भाई सोहेल साबिर के लेफ्ट में है, साबिर के राइट में उनकी बैठे हैं उनकी अम्मी के राइट में बैठे हैं उनकी दादी। और परिचय कराएंगे आपसे। अम्मी जान है वो लिखते हैं अपना नाम मनभर और उनकी दादी हैं हुकमत। उसके बाद मेरे राइट में बैठे हैं उनके वालिद साहब रमजान जी और उनके वालिद साहब के राइट में बैठी हैं उनकी बहन मुस्कान। तो साबिर जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, कहाँ आप पले बढ़े और ये आपको जो डिसेबिलिटी है, जो आपके साथ देखने की एक ना देखने की या किसे कहें कि जो आपको नूर जो आंखों का है या नहीं, जैसा भी कह सकते हैं कि नजर नहीं है लेकिन नजरिया तो है। खैर, तो ये कब से है और कहाँ से पढ़ाई किया? पहले तो मैं छोटा था, उसमें 1998 से ये हरिजन वर्ग स्कूल में पढ़ा था। मैं हरिजन दूसरी तक पढ़ा था। फिर कोई बच्चे ने कोई डस्टर मार दिया आँख में, इसका आँख की रोशनी चले गई थी। फिर एक आँख का ऑपरेशन कराया कि रोशनी नहीं आई। इसके बाद में काफी दिन घर पे रहा। तो घर वालों का भी स्कूल में बैठाया नहीं। इसके बाद काफी उम्र हो गई, 14 साल ऐसा हो गया। फिर मैं बुआ का यहाँ गया जोधपुर में, मेरी बुआ ने वो जोधपुर स्कूल में बैठवाया। फिर वहाँ से फिर इसके बाद में उन्होंने कहा आप मोंटा स्कूल है पास में ही, ज़्यादा नज़दीक नहीं, मतलब पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो वहीं बैठा है मेरे को। इसके बाद वहाँ पास में पड़ेगा, रोज आने जाने नहीं पड़ेगा। फिर वहाँ गया मैं, तीसरी क्लास में एडमिशन दिया। इसके बाद 7-8-10 साल तक वहीं रहा मैं। फिर वहीं पढ़े, वहाँ ब्रेल सीखी। इसके बाद बस इसको थोड़ी मेरी उम्र हो गई। इसके बाद में मैंने ओपन 10वीं दे दी आप रोड से। इसके ओपन 10वीं पास करने के बाद 2010वीं पास करी। इसके बाद में मैं अजमेर चले गया 11वीं वहाँ से करके। 1 साल फिर किसी कारण बीमार हो गया था, इसलिए 1 साल ऐसे खराब हो गया। इसके बाद में फिर मैंने फिर प्राइवेट में एडमिशन लिया मैंने जोधपुर में। एडमिशन लेने के बाद फिर इसके बाद में फिर वहाँ पे भी कोई उसके अंदर ड्यू लग गया। फिर इसके बाद किसी ने कहा BSTC कर लेते, फिर ज़्यादा वो क्या करे। फिर इसके बाद में वो रास्ता है नहीं, इसके करके देखे। एक बार कि 216 फॉर्म भरा था, उसमें का नंबर आए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दोबारा मैंने 17 में फॉर्म भरा। इसके बाद मैं जोधपुर पेपर दिया, फिर उसके अंदर अच्छे नंबर आए। इसके बाद सिलेक्शन हुआ, फिर कॉलेज फ्री यहाँ आप लोग के कॉलेज मिला, फिर यहाँ पे इसमें ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने मैं सुनने वालों को बता दूं कि राजस्थान में जो अंध विद्यालय हैं वो 4 जगहों पर हैं। एक विद्यालय बीकानेर में है, एक अजमेर में है, एक जोधपुर में है और एक माउंट आबू में भी है। तो आप जब बता रहे थे तो आप कह रहे थे कि जोधपुर विद्यालय जो है यहाँ से काफी दूर पड़ता है, तो उन्होंने फिर बाद में निश्चय लिया कि वो माउंट आबू के करीबी विद्यालय में अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। खैर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि डस्टर मारने से आंखों की दृष्टि कैसे गई? डस्टर मारने से आंखों में चीज़ों इसका चूना होता है, उसको आंखों में थोड़ा बहुत लग गया था आंखों में। इसके बाद में फिर वो पर्दा, पहले तो चक्कंडा लगा था मेरे आंख में, इससे पर्दा लूज हो गया। इसके बाद में फिर दूसरे दिन स्कूल गया, डस्टर लगी, आंख का पर्दा खसक गया। पहले भारी चोट तो वो लग गई थी मेरे। स्कूल में गया, फिर वो धीरे धीरे फिर ऐसे कर। दूसरे दिन भी पहले टीम दिखाया, उन्होंने खाली मशीन चेक करी नहीं, खाली ऐसी बस दवाई दे दी। ऐसे कहा नहीं आराम करना करके घर पे आराम करना। फिर नहीं गया, फिर दूसरे दिन स्कूल गया तो दूसरे दिन डस्टर लग गया। फिर इसमें दौड़ने को सुबह सही हो गई थी, लालपन हट गया था और ये पता नहीं था इसमें एक लग गया था, आँख का पर्दा खसक गया। ऐसे करके जब से फिर ऐसे कहानी। मैं वालिद साहब की तरफ आता हूँ। वालिद साहब, ये बताइए कि जब ये 7 साल का था जब इसकी घटना हुई, मैं सही बोल रहा हूँ? तो 14 साल तक आपने तालीम के लिए क्यों नहीं भेजा इसको आगे? भाई वो ऐसा था कि भाई कहीं की इलाज लग जावे, एमदाद ले गए, घर ले गए, जोधपुर वाला जोधपुर ले गए हॉस्पिटल में। तो 7 साल तक तालीम नहीं देने का क्या कारण है? मैं वो थोड़ा जानना चाह रहा था। तालीम से आपने महरूम रखा 7 साल तक, ऐसा क्या हुआ? मतलब आपके
चलिए मैं अम्मी से पास आता हूँ। हाँ, 7 साल तक अम्मी आपने इसको विद्यालय क्यों नहीं भेजा? 7 साल से? हाँ, जैसे 7 साल की उम्र में इसकी आंखों की दृष्टि गई, 14 साल की एज में आपने इसको जोधपुर के विद्यालय में भेजा, तो इस बीच का तो ये जो गैप बना, तालीम क्यों नहीं दिलाई आपने? ऐसा क्या हुआ? सब अच्छा वाला स्कूल जाना था, तो जाते जाते पंडा तो फिर पहले मारा, तो ऐसे जगह पर्दा अंदर हो ही गया था, तो जिसमें स्कूल वापस चला गया ये, तो मैं स्कूल वापस चला गया। तो स्कूल जाने के बाद में ये कितनी उम्र में हुआ? ये मैं 11 साल की इसमें लगी थी। 11 साल की उम्र में? ऐसी उम्र थी। 98। हाँ, तो 2-3 साल हाँ बस 3 साल। तो 3 साल तालीम क्यों नहीं दी? क्या हुआ बीच में? स्कूल जाते थे अच्छे भले सही सलामत अपना, तो जाते जाते फिर बाद में वो नहीं पूछ रहे। साबिर चलो तुम अपनी बात करो। ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी ने इसलिए नहीं भेजा, मतलब कैसे रखते हैं क्या करते होंगे वहाँ पे, मतलब जी नहीं भापता था, इसलिए जैसे घर से बाहर निकाला है। तो छोटा था उसमें कैसे रखता हूँ, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। मेरे पापा भी आबरू में रहते थे, मेरे पापा एक दूसरे भरोसे रहते थे, मेरे पापा ने भी कभी खैर करी नहीं, तो कभी गए नहीं वहाँ पे। मोटा को जाके देखो स्कूल क्या है क्या नहीं। मेरे चाह में डेयरी में यहाँ पे आते थे, एक ब्लेंड आते थे, उन्होंने कहा यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे बिठवा देना बच्चे में। ताऊ जी बोलते थे कहाँ बिठाएंगे दूसरे भरोसे रहे, तो इस कारण फिर नहीं बिठा पाया। फिर पापा ने ध्यान दिया नहीं उसमें। तो आपको लगता है कि ये 3 साल जो आप तालीम में पीछे रह गए, इसका नुकसान आपको हुआ है, या आपको लगता है कि हाँ जो हुआ ठीक हुआ? ऐसे ठीक ही हुआ। ऐसे तो मतलब अब जैसे जितने जल्दी बैठ गए तो ठीक है, वो नॉलेज तो मिल गया, नहीं तो काफी और समय यही करते रहते फिर। तो जल्दी बैठा देते नहीं, बोला जी सब तू छोड़ देते नहीं तो अच्छा कर लेता, अच्छी परिवार हो जाती है इसकी, जल्दी नौकरी लगी हो जाती। थोड़ी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई, फिर बाद में जाते मैंने उसको बिठाया, बिठाना ही पड़ेगा, अब तो पढ़ो क्या, ऐसा तो चलेगा नहीं। जब ऐसे करके छाते से दूर करा मैंने इसको, जब मैं जीता था, जब ये पढ़ने लग गया तो मैंने कहा इसका दिल लगने लग गया, तो मैंने कोई बात नहीं थी, मम्मी के मैं दिल लगने लग गया, मैं पढ़ लूंगा, मैं अच्छा बेटा तो पढ़। तो इसलिए मैंने इसको दूर करा, बहुत मुश्किल से मैंने दूर करा इसको, इसलिए थोड़ा उम्र हो गई थी इसकी, तो फिर मैं कुछ भी नहीं। साबिर भाई, हाँ जी। ये बताओ कि तुमको जब ये चोट लगी, तो उसके लगभग 3 साल तुमने तालीम हासिल नहीं की, तो चोट लगी, फिर इसके बाद घर पे कभी अहमदाबाद ने 1 साल ऐसे 6 महीने वो कोर्स दिया था। फिर एक आँख ऑपरेशन किया आँख में, इसको रोशनी आँख का पानी निकाल दिया, तो रोशनी नहीं आई। फिर इस आँख में बोला कि इसको हल्का हल्का दिखता है, तो फिर ये बिल्कुल दिखना बंद हो जाए, ऐसे आँख को छेड़ेंगे। फिर घर पे रहा, वो 2-3 चोट और लगी, फिर बिल्कुल दिखना बंद हो गया। फिर हल्का हल्का दिखता था, आँख का पर्दा खतरा टेढ़ा दिखता था, मतलब बाहर निकलता था तो वहीं तुम घबरा, कोई चीज टेढ़ी दिखती थी, फिर बाहर निकलने डरता था। तो ऐसे करके उस 3 साल में इलाज होता रहा? इलाज नहीं था उस समय, बोला पर्दे का इलाज नहीं है। तो ऐसे करके बाद में फिर वो तो मैं वापस गया जोधपुर, फिर मेरे बुआ ने फिर डॉक्टर वापस आँख दिखाई, तो ये वाली आँख थी लाइट वाली, तो इसका डॉक्टर ने आँख में झिल्ली, वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, रोशनी आ जाएगी। ऐसे फिर तो 3 साल तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या रही? तुम क्या सोच रहे थे उन 3 सालों में? तो ये वहाँ पे मैं गया था जोधपुर में, चल कोई नहीं, ऐसे ही सब बच्चे वहाँ पे ऐसे होते हैं, मैं सब ऐसे आके जोधपुर बैठा था ना, मैं सब टोटल देख रहे थे। तो आपको लगा कि सब मेरे जैसे, सब मेरे आपका हौसला बढ़ा? फिर मेरा हौसला बढ़ा। फिर मैं एक बात में ये सोचता था, जब हल्का दिखता था मैं उस समय स्कूल डाल दिया था, सबको देख के मेरे को शिक्षा मिल जाती कि मैं थोड़ा आँख का थोड़ा केयर करूँ, ध्यान रखूँ, तो मैं भी बिल्कुल हो जाऊँगा। तो घर पे रहता था, फिर स्कूल में अगर पहले पहुँच गया होता ना, तो मेरी थोड़ी सी आँख झलक थी ना, वो बचा के रख लेता। श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी बहस दिव्यांगता के क्षेत्र में रहती है कि हमें क्या सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए हमारे ब्लाइंड बच्चे को, जैसे कि मैं एक सामान्य स्कूल में पढ़ा, या फिर ब्लाइंड स्कूल में ही ब्लाइंड बच्चे को जाना चाहिए। तो साबिर कहते हैं कि वो एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़े हैं और वहाँ उनको हौसला ही बढ़ा अपने जैसे और साथियों को देखकर और अपने साथियों को पाकर। तो ये इस बहस पर हम फिर कभी आएंगे। तो रमजान जी, ये बताइए कि ये आपने 3 साल जो क्या रहा, जब इसको दिखना बंद हुआ तो आपके दिमाग में क्या बात आई? आपने क्या सोचा कि ये क्या हुआ? हमने सोचा मतलब कोई कार्य लग जाएगा, मतलब इस चक्कर में घूमते रहे, तो नींद देगा स्कूल बैठा है। हाँ मुस्कान, तो साबिर को देखने की जब दिक्कत हुई तो तब भी तुम भी यहीं पर थे? तुमने देखा इसको? नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे को तो पता ही नहीं कब हुआ ये। अभी मेरी एज है 18। तो तुमने जब देखा, जब तुमको समझ में आया कि धीरे धीरे, हाँ, फिर ये तो पढ़ने लग, मतलब स्कूल जाने लग गए थे जब, तो फिर आते थे यहाँ पे बहुत टाइम से, मतलब कभी छुट्टी पड़ती स्कूल की वगैरह,
कुछ माउंट आबू से रहते थे, पहले जोधपुर रहते थे, तो फिर यहाँ पे मिलने के लिए आते थे हम कभी कभार। फिर वहाँ से बताते थे हमको ये पढ़ाई मतलब इनकी अलग पढ़ाई होती ना इनकी, तो बताते हमको ऐसा ऐसा, जब तो बहुत छोटे थे मतलब जाके। तो एक विशेष बात ये है कि एक मित्र समाज में एक और है कि हमारी पढ़ाई अलग है। हम वही चीज पढ़ते हैं जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। मुस्कान कहती है कि हम अलग पढ़ाई पढ़ते हैं। शायद मुस्कान का मतलब यही है कि हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। मुस्कान ये बताओ कि साबिर कोई खास बात, कोई खूबी साबिर की? खूबी तो बहुत है, मतलब ऊपर वाले ने इनको आँख जरूर छीनी है, मतलब नॉलेज बहुत है पढ़ने में। अब आजकल के बच्चे कहाँ होते हैं, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी वो ऊपर मतलब ऐशो आराम सब कुछ है। माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाते हो, तब भी बच्चे नहीं पढ़ते, आजकल के ट्यूशन भेजते वगैरह, फिर भी नहीं। अब साबिर भैया मतलब ठेढ़ ऐसा हो गया मतलब इनका आँख का, फिर भी मतलब पढ़े, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, सब कुछ इन्होंने खुद के दम पे किया। मतलब माँ बाप मालिक ने इनको बेनूर जरूर किया है, लेकिन सलाहियत है, तो फिर भी घर पे भी रहते ना, तो सब अपना काम तो ये खुद ही करते हैं, मतलब पर्सनल सब कुछ। अपने कपड़े प्रेस करना, अपने मतलब बटन टूट जाओ तो अपने बटन को लगाना, सुई भी पोंछ सकते हैं, सब कुछ छोटा मोटा काम, खाना, मतलब सब कुछ काम ज्यादातर तो ये खुद ही कर लेते हैं। तो श्रोताओं बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ही अपना प्रेस नहीं करते हैं कपड़ों पर, हमारे साबिर भी कपड़ों पर प्रेस कर लेते हैं और आत्मनिर्भर हैं। तो साबिर भाई आप तक आए, उससे पहले हम सोहेल भाई से बात करेंगे। सोहेल भाई, आपको क्या लगता है कि और लड़कों की तरह साबिर कितना एक्टिव है, आप लोगों के साथ खेलता है कि नहीं खेलता है, मस्ती करता है कि नहीं करता है, या क्या सोचता है साबिर? आपको क्या लगता है? वैसे साबिर भैया खेल तो नहीं सकते, लेकिन मतलब ये हमारे साथ बैठ के नॉलेज जरूर शेयर करते हैं। इनको नॉलेज बहुत है, लेकिन बस करे क्या, ये ब्लाइंडनेस हो गई है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर ब्लाइंड नहीं होते तो ये आज बहुत ज्यादा होशियार होते, कुछ भी बन सकते थे। हाँ, और इनके लायक अगर कोई जॉब मिल जाए तो उसमें भी आगे जा सकते हैं, इनको नॉलेज बहुत है। तो आपको लगता है कि नेगेटिव पॉइंट है, इनको दिखता नहीं है? ऐसा तो बहुत कुछ मतलब भाई, क्या सोहेल भाई ने जो बोला उस बात पर क्या कहना है? इस बार मेरा कहना नहीं, ऐसे कोई नहीं, सब खेल सकते से। बॉम्बे खेल के आया हूँ सेंट्रज में, 5 राउंड हार गया था मैं। ये माउंट आबू कार्यक्रम था, ले गए थे हमको। सर भाई एक सवाल पूछूंगा, ऐसा कौन सा खेल है जो नेत्रहीन व्यक्ति और दृष्टिवान व्यक्ति साथ में खेल सकता है? शतरंज भी खेलते हैं। क्या बात है, सही जवाब। शतरंज खेला हूँ मैं, वो खेल के आया, सब खेलते हैं। उसमें हमारा इसका तरीका ये देखने वाले का होता है, उसको वो नीचे ऊपर से सिंपल होता है, और हमारा बिंदु होता है, और हमारे चौकट होता है जो छेद होता है, हम टटोल तो गिरते नहीं वो गोटी। तो शतरंज के खेल में आपने हराया है इन लोगों को? हाँ, एक वो जयपुर में एक लड़का का हराया था, वो लोकेश 3 पोट आए थे। इधर कोई दृष्टिवान यहाँ पे खेलते थे लड़के, फिजिवान में बंद कर दिया यहाँ पे। अच्छा, दृष्टिवान लड़कों से आप जीतते थे आपने? हाँ, ये हमारा है ना अकरम ने सारे लड़के से इनको शौक था, हम खेलते थे, पास में लेके भी आया था चेस। इसके बाद हम वो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट जो आवाज आती है ना बॉल की, ब्लाइंड कैसे खेलते हैं, छर्रे की आवाज सुन के चौका छक्का मारते हैं। तुमने जो स्कूलिंग जब तुमने की अपने आदर्श अंध विद्यालय में, आदर्श नगर में, अजमेर में, तो वहाँ के अनुभव कैसे रहे? वहाँ बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा वहाँ पर? वहाँ पे तो क्या है, वो जो पढ़ाते सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते थे 11वीं 12वीं जो वो पढ़ते थे, और सब लड़के कैसे क्या अपने आप में सब कोई चीजें कैसे बात करना, क्या करना, और कोई मतलब किसी कोई ये करना, उसकी ये समस्या आती है तो कोई दूर नहीं हटने का, सब करने की कोशिश करने की। सबसे ये सीखा, मतलब ऐसे लड़के रहते हैं धुरंधर बोलने में। एक लड़का है वो इस्लाम करके, वो बोलने में इतना एक्सपर्ट है कि राजनीति में से 100 जनों हरा सकता है। मतलब ऐसे लड़के धुरंधर कभी मैंने देखे नहीं थे कभी। तो इनसे देखे वो सीखना, वहाँ पे जाने सीखने को मिला मुझे। अम्मी, साबिर जो है वो क्या शैतान है या समझदार है? समझदार है वो, शैतानी नहीं करता है। समझदार बहुत। साबिर, तुम्हारी कभी बचपन में तुम्हारी पिटाई हुई है? बचपन में हाँ, ऐसे हो गई थी, थोड़े छोटे थे ना उसमें। हम किसने की पिटाई? ऐसे सबने? हाँ, वाले से नहीं, मम्मी ने अभी ऐसे कभी गुस्से में भी ऐसे कोई आपस में हो गया था कुछ। कोई हम बच्चे थे छोटे, वो पेड़ जो हुआ था उल्लू पकड़ा करते थे, तो फिर हम पकड़ते थे तो मेरा पकड़ लिया, तो मेरा उल्लू ले लिया। ऐसे इसके पीछे भागे तो वो मेरे पीछे भाग के आया, मैं इसके पीछे भागा ना, फिर छोटा था उसको दीवार टकरा के गिर गया था। तो इसके बाद में फिर हम थोड़ा झगड़ा हुआ था, बोलने में आया था उनके दूसरों में, फिर मम्मी ने फिर मारा था मम्मी ने।
खाली ऐसे वो गुस्से उठा के पटक दिया था खाली एक बार। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई चल रही है। BSc कंप्लीट हो गई तुम्हारी? एग्जाम चल रहा है, अभी तो दे दिया एग्जाम। तो आगे अध्यापक बनने की तैयारी है। और ग्रेजुएशन कहाँ से करोगे, क्या सोचा है उसके बारे में? BA करूँगा, BA का सोच रहा हूँ, उसको कंप्लीट कर दूंगा। घूमने फिरने का शौक है? हाँ ऐसा सोचता हूँ, कभी टाइम मिलता तो चले जाते हैं। कहाँ कहाँ गए, घूम के आए हो विदेश में? मैं तो ऐसे अभी जयपुर गया हूँ, चेस खेलने गया था, और उदयपुर गया हूँ, माउंट आबू पिकनिक लेकर 6 दिन तक रहा था वहाँ पे। कार्यक्रम तो स्लीपर होता ना महात्मा गांधी का, उनकी तरफ से। और बॉम्बे में एक बार पिकनिक करवाई थी, पिकनिक गया हूँ। और एक बार मीटिंग थी, कोई मीटिंग में गए थे, साहब ले गए थे। और शतरंज टूर्नामेंट में गए थे। 3 बार बॉम्बे गया कॉलेज का, बीकानेर गया हूँ, वहाँ पे गया हूँ, बाड़मेर सब। दादी भी हमारे बीच में है। देखो दादी, आपने इसमें से कौन कौन सी जगह देखी है साबिर ने बताई? आप कहीं घूमने गए हो? घूमने जाते फिर जाते हैं। हाँ, कहीं घूमने तो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं गए। वालिद साहब आप गए जहाँ आप जगह बताई साबिर ने घूमने? उधर ही गए, खाली बीकानेर है, अजमेर है। इसका मतलब ये है कि साबिर बेनूर जरूर है लेकिन दूर तक जाता है। हाँ मुस्कान, तो जो जगह साबिर ने बताई, तुम्हारा जाने का मन है कभी? जरूर। साबिर भाई ये बताओ कि तो अभी जैसे तुमको लगता है कि पढ़ाई के मामले में थोड़ी कमी है हमारे देश में, जो ब्लाइंड बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है जिस तरीके से? हाँ ऐसे है, बहुत है। अभी एक लड़का है पास में ही है, उसके घर वाले उसको छोड़ते नहीं। मैंने बहुत कुछ कर सकते हैं, एक बार स्कूल जाओ, और वो भी बीच में है, घर वालों को छोड़ते नहीं है। हाँ उसको कुछ नॉलेज नहीं था उसका। मैंने आंखों का सर्टिफिकेट बनता है, उसका सर्टिफिकेट मैंने बनवाया बोल के सारे डॉक्यूमेंट ना, आंखों जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना, वहाँ पे कैंप लगेगा, वहाँ पे सर्टिफिकेट बन जाएगा, इसके बाद में सब कुछ हो जाएगा। फिर वहाँ पे जो लिखा होगा उसमें आपको स्कूल में एडमिशन देंगे, फिर वहाँ पे कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते सब कुछ सिखाएंगे। फिर जिंदगी घर पे रखोगे, बाद में क्या सोचेगा, मेरे को बिठाया नहीं, तो अभी तो कुछ नहीं है, बाद में बड़ा हो जाए, बाद में फील्ड में सोचेगा। तुमको अभी अपनी समस्याएं लगती हैं कि ये तकलीफ हो रही है मुझे, अगर ये चीज पूरी हो जाए सरकार की तरफ से तो और अच्छा लगे? जैसे कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो तुम्हारे पास चीजें हैं, कुछ कमी पेश आती है? टेक्नोलॉजी तो क्या कोई कमी नहीं है, क्या है, सॉफ्टवेयर वगैरह तो खरीद है तुम्हारे पास? तो मोबाइल है, स्क्रीन टच हाँ चलाया मैंने, क्या वो तुमको आदत नहीं डाली। सरकार से मिला है या परिवार ने दिया है? सरकार की तरफ से अभी फॉर्म भरा था मैंने, कैंप की तरफ से मिला था। तो दोस्त को लेकर फिर मैंने किसी कारण बस नहीं गया था, मैंने कि फॉर्म भरे जाएंगे मिल जाएगा। फिर मैं ठीक जाता हूँ, सिरू जाके फॉर्म भर के आया था। मेरा दोस्त था विकास, इसको ले गया था मैं, तो फिर ये तो आ जाने, तो मैं अकेला जाके भर के आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लगा था यहाँ पे, तो वो डॉक्यूमेंट मांगा था, मैंने वो डॉक्यूमेंट बना तैयार नहीं थे मेरे पास। तो फिर उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं दूसरे बोलने, मेरे दोस्त ने कहा कि सिरू में 18 लगेगा। फिर मैं सिरू चले गया। तुमको लैपटॉप मिला है सरकार की तरफ? लैपटॉप नहीं मिला। कोई स्कॉलरशिप का फायदा? स्कूल से कोई फायदा नहीं, फॉर्म भरा कुछ नहीं मिले, सब पता नहीं कहाँ वो प्लान वही में तो फॉर्म भरने जाते हैं, तो कोई पता नहीं कैसे क्या तरीके से फॉर्म भरते हैं। क्या NHFDC के बारे में जानते हो? NHD ये ना, NHFDC फरीदाबाद। हाँ ये मैंने इसका भरा था, मैंने पहले भरा नहीं, मतलब भरा ही नहीं इसके वो कोटेशन बनवाया था। तो ऐसा कोटेशन बनवाया था कि वो बोले चीज नहीं मिलेगी तभी अकाउंट पैसे कटेंगे, बोले कि और डायरेक्ट चेक बन के मेरी दुकान पे आएगा, कट के पैसे आएंगे मेरे। तो ये क्या मतलब 30,000 कटेंगे से भेजा, मैंने कौन करेगा? मैं करे। आपको किसने कहा कि कट के पैसे आएंगे? ये यहाँ से मैंने फॉर्म ये जो होता है ना कोटेशन, कंप्यूटर कोटेशन बनाया था। तो ऐसे घर में तो मैं चोर ऐसे लपड़ों को नहीं आया था, नहीं मिला, तो फिर बाद में फालतू पैसे ही निकाल, कहाँ से निकाल के देंगे? अकाउंट में होंगे तो काटेंगे ना। नहीं, आपको कोटेशन बना के देनी है दुकान की तरफ से। श्रोताओं, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, NHFDC की एक योजना है एड एंड अप्लायंसेज, जिसके अंतर्गत मैंने भी लैपटॉप प्राप्त किया था भारत सरकार से। NHFDC एक भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का एक इंडिपेंडेंट उपक्रम है, और NHFDC की फुल फॉर्म है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका काम है कि देश में जो दिव्यांग लोग हैं उनकी शिक्षा और उनके रोजगार के संबंध में उनको आर्थिक रूप से मदद करे। तो इसमें सिंपल सा करना होता है कि आपको अब जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदना है उसका एक कोटेशन आप दुकान वाले से प्राप्त करेंगे। उस कोटेशन के साथ अपना फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और कुछ समय पश्चात, निश्चित समय के पश्चात आपके खाते में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और आप उस पैसे की मदद से उस दुकान वाले से आप वो सामान खरीद सकते हैं जिसका आपने कोटेशन बनवाया है। और हमारी कोई देनदारी दुकान वाले से नहीं है। जितने की आपने कोटेशन बनाई है और जो लिमिट आपको सरकार की तरफ से मिली है, उसके अगर कोटेशन उसके अंतर्गत है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। और उसी के अंतर्गत जब मैं अपना अध्ययन कर रहा था, मास्टर डिग्री कर रहा था, तो मैंने 45,000 रुपए का लैपटॉप भारत सरकार से प्राप्त किया था।
और उसमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बहुत स्मूथ तरीके से वो हो गया है। हम उस योजना के बारे में बात कर रहे हैं। साबिर, इसके अलावा एक 2 फंड है, नेशनल फंड और ट्रस्ट फंड। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भारत सरकार ने इनको स्थापित किया है। इनमें 2000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा है इन दोनों फंड्स के अंदर। आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं पता है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कहिए, क्या बात होती है? अरे जो फॉर्म भरते हैं ना, वो आया प्रमाण बनवाते हैं ना, तो भाई किस प्रकार आया प्रमाण बनवाते तो फिर इसमें कोई दिक्कत हो जाती है, उसके लिए चक्कर काटना पड़ता है, समस्या होती है। आया प्रमाण तो जल्दी बनता नहीं है। अब मजदूरी करते कभी कोई मतलब कौन सा बना देना, कभी कौन सा बना देना, किसके लिए चाहिए, मैंने कि स्कॉलरशिप चाहिए, तो इस कारण भाई वो परेशानी के कारण कोई भरने का फॉर्म भरने की इच्छा ही नहीं होती। फिर इसके बाद पोर्शन बनवा दे, फिर पोर्शन दूसरा बनवाना पड़ेगा। फिर मैं इसकी तारीख भी निकल गई, फिर मैंने फॉर्म भरा ही नहीं। तो श्रोताओं, कितनी गहरी बात है कि योजना है और जिसको जरूरत है वो भी है, लेकिन मिलान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अपना घर दिखाओगे मुझे, थोड़ा घर घुमाओगे अपना? जैसे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, तुम मुझे अपने घर के हर हिस्से में ले जाओ और अपने घर के बारे में बताओ, ठीक है? ये मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, अपने घर के बारे में बताओ, क्या कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या चीजें हैं। हाँ, आप लोग यही रहिए, सब लोग, हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे अलमारी है, यहाँ मसेरी है, और ये आला है, नीली लगा हुआ है। आला है, उसमें क्या रखा हुआ है? बर्तन जमाए हुए। अच्छा, और नहीं अंदर पड़े। हाँ, ठीक है। ये दरवाजा है और ये हम चौक में आ गए आपके घर के। ये कूलर साइड में, इधर साइड में होद है। हाँ। अच्छा, खिड़की है इधर। ये पानी का होद है? ये मशीन है इधर, ये पानी का होद है। ये बाथरूम है। इस साइड में लेटरिन है। अच्छा, और ये चौक है आपका? ये चौक है, ये हाथ धोने का है इस साइड। अच्छा। ये कमरा है यहाँ पे। और इधर बर्तन टांगने का है इधर। हाँ, बर्तन टांगने का है। इधर रसोई खाली है, कमरा आसन बस। अच्छा, छोटा सा घर है आपका ये होगा? ये बर्तन खिड़की, ये हाथ धोने का इधर, बर्तन धोने का बस। नहीं, बस हम ऊपर फिर अगली बार चलेंगे और खुले आसमान को फील करेंगे। आज आप रूबरू हुए साबिर से, और साबिर से कुछ और बातें अभी बाकी हैं, तो सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मन की आंखों से। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। नमस्कार।